इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक, पहला चैप्टर सेट्स थ्योरी। अब तक आप जो छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो वो ग्रुप्स के बारे में पढ़ते आए हो, ग्रुप्स या फिर कहीं कलेक्शंस के बारे में। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में आपने देखा होगा कहीं पे कलेक्शन था, कहीं पे ग्रुप्स था। अब आपके पास सेट्स है। सेट, ये वर्ड भी आपने काफ़ी जगह पे सुना होगा। सेट एक कलेक्शन को ही आपने देखा होगा सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले तो किताबों का सेट, इस तरीके से आपने डेली लाइफ में सुना होगा। तो ये सेट चीज़ क्या है आखिरकार? सेट चीज़ क्या है? यहाँ पर बनता है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ग्रुप। कोई भी ग्रुप है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम उसी को बोल सकते हैं एक सेट होती है। उसी को क्या बोला जा सकता है? सेट बोला जा सकता है। लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म का क्या मतलब है, या फिर कहीं मैथमेटाइजेशन का क्या मतलब है? क्या कोई भी ग्रुप मैथमेटिकल तरीके से लिखेंगे तो क्या उसको सेट कहेंगे? ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है सेट की? सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects थिंग्स और नंबर्स का तो फिर कहना ही कुछ नहीं है, नंबर्स तो वेल डिफाइंड होंगे ही। ये कह रहे हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड होना चाहिए, कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि जब आप ग्रुप बनाओगे, कलेक्शन जब आप बनाओगे तो इसमें आपको ये डाउट ना हो कि किसको इसमें इंक्लूड करना और किसको इससे एक्सक्लूड करना है, किसको इस ग्रुप में शामिल करना है, किसको इस कलेक्शन में शामिल करना है और किसको इससे बाहर निकालना है, किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है। इस टाइप की आपके पास कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको डायरेक्ट सा पता होना चाहिए कि इसमें इस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा और इस चीज़ को एक्सक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, collection of good students of your class। अब गुड स्टूडेंट्स, अच्छे विद्यार्थियों का एक कलेक्शन। अब किसी के लिए गुड स्टूडेंट कोई है, किसी के लिए गुड स्टूडेंट कोई है, यानी कि ये डाउटफुल केस है यहाँ पर गुड स्टूडेंट की वजह से। हमें यहाँ पर क्लियर सा नहीं पता कि हम किसको इंक्लूड करें, किसको एक्सक्लूड करें। लेकिन अगर मैं इसी को कुछ अलग तरीके से लिखता हूँ, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स securing more than 90% marks in previous class। अब ये डाटा जो है ये हम कहीं से रजिस्टर से देख लेंगे या फिर सबका मैच करके देख लेंगे। यहाँ पर हमें क्लियर सा पता होगा कि इस जो कलेक्शन में कौन कौन से स्टूडेंट आने वाले हैं जिनके पिछली क्लास में 90% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, हम उनको इंक्लूड कर लेंगे। और इसमें क्या है कि गुड का कोई क्राइटेरिया डेफिनेट हमको नहीं दिखाया गया है। तो ये क्या है? नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है और ये वेल डिफाइंड है। यानी कि अगर आपके पास कोई एक क्राइटेरिया ऐसा दिया गया है जिसकी वजह से हम उस कलेक्शन में डायरेक्ट सा बता पाएँ कि किस टाइप की चीज़ें उसमें आएंगी और किस टाइप की चीज़ें उसमें नहीं आएंगी, तब हम क्या कहेंगे? उस कलेक्शन को बोलेंगे कि वो एक सेट बनता है। वो कलेक्शन क्या बनेगा? एक सेट बनेगा। अब देखिए, जो सेट है ये क्या है? एक सिंपल ग्रुप ही है, ग्रुप ही है। और जो ये डेफिनेशन है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ए सेट, ये मैक्सिमम एक्सेप्ट की गई है, मैक्सिमम वर्ल्ड में एक्सेप्ट की गई है। यानी कि ये एक्सेप्ट कर ली गई है कि ये ठीक है। हालांकि इसमें भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, लेकिन ये सबसे परफेक्ट डेफिनेशन इसकी होती है। इससे ज़्यादा अच्छी कोई और डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। अब इसके बाद अगर सेट है, कलेक्शन या कलेक्शन कोई मैथमेटिकल टर्म में ले गए बस,
मैथमेटिकल टर्म उसके लिए क्या बना दी, एक सेट बना दिया, एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जिसके बारे में हमें कोई भी एम्बिग्युइटी ना हो कि उसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अब यहाँ से सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट को दिखाएंगे कैसे, और एग्जांपल्स करते हैं पहले इसके। जैसे कलेक्शन ऑफ स्क्वायर नंबर्स लेस देन 100, ये भी एक सेट है क्योंकि हमको पता है 100 से कम स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होंगे। दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का कलेक्शन, ये भी एक सेट होगा क्योंकि हमको पता है इवन नंबर्स कौन से होंगे जो 2 से भाग होते हैं। ऐसे ही कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2, ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि इसमें आएगा क्या क्या, स्क्वायर नंबर्स है, हमको क्लियर सा पता है 100 से ज़्यादा जाना नहीं है। और कौन कौन से है, 1 0 1 4 9 16 25 36, इस टाइप के नंबर्स। यहाँ पर भी हमको पता है इवन नंबर्स कौन से होंगे, 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8, इस टाइप के। कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 कौन से हैं, 1 नहीं सॉरी लेस देन 1 1 0 और -2 से ज़्यादा रहना है -1, ये क्या हो गए इंटीजर्स जो इस कलेक्शन में बनेंगे। यानी कि जो ये है एक सेट बनता है, ठीक है, ये एक सेट बनता है। इसके बाद नोटेशन, नोटेशन का मतलब है कि हम इसको दिखाएंगे कैसे। जैसे ये सेट जो है, क्या इसको ऐसे लिख देंगे कि 1 0 -1 एक सेट है, तो इसके लिए है set is always denoted by a capital letter। सेट को आप हमेशा किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर होते हैं उनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेट को डिनोट करेंगे आप, उसका नाम जो रखेंगे वो हमेशा ही कैपिटल लेटर रखेंगे। ये ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी डी, कुछ भी हो सकता है। और उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, जो एलिमेंट्स हैं उनको कोमा से सेपरेट करके, जैसे 1 0 -1, इनको इस कर्ल ब्रैकेट में बंद कर देंगे। जैसे ये कैपिटल लेटर से नाम लिखेंगे, उसके बाद जो कर्ल ब्रैकेट होती है ये, इसमें कोमा से सेपरेट करके उसमें जो जो आएंगे सेट में, जो जो नंबर्स है, जो जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं, उनको कोमा से सेपरेट करके लिख देंगे। ये होता है सेट का नाम। इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स का मतलब जो भी एंटिटी उसमें आ रही है, जो भी चीज़ उस कलेक्शन में आ रही है, उसको क्या बोलेंगे, उसका एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद कुछ एक स्पेशल नोटेशन है आपके पास। सम स्पेशल सेट हैं जो हमेशा ही सेट बनते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर्स, किसी भी एक जनरल टाइप के नंबर्स आप लेंगे, उनका जो सेट कलेक्शन है वो हमेशा सेट बनेगा। तो कुछ एक स्पेशल नोटेशन है, जैसे डार्क एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये नाम है कि जो सेट बनेंगे इन नंबर्स के, उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। ऐसे ही जेड माइनस, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स।
आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ये नॉर्मल लेटर नहीं है, इसको लिखेंगे डार्क से। डार्क को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप कंप्लीट को डार्क बनाओ, नहीं तो जैसे सेट आर है ये, इसके साथ ये लगा दो, एक और लाइन खींच दी ताकि हम ये बता सकें कि ये डार्क है, ये नॉर्मल लेटर नहीं है। तो ये कुछ एक स्पेसिफिक सेट हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपके पास टाइप्स क्या क्या होंगे इस सेट्स की। टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसे पहला है इसमें फाइनाइट सेट। सबसे पहला है फाइनाइट सेट, उसके बाद इनफाइनाइट सेट, तीसरा है सिंगलटन सेट, और फोर्थ है वॉइड सेट, नल सेट, या फिर कहें एम्प्टी सेट। लास्ट है ये मेन पार्ट है, इसके 4 पार्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट, जैसा आप लेटर देख रहे हैं, सॉरी वर्ड देख रहे हैं, ये फाइनाइट का क्या मतलब होता है? डेफिनिट। फाइनाइट का क्या मतलब होता है? एक डेफिनिट नंबर। इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है? इनडेफिनिट नंबर, यानी कि जिसका बार हमें पता हो पक्का कि इतना ही है वो फाइनाइट, जिसका हमें नहीं पता हो इनफाइनाइट। सिंगलटन सेट, सिंगल होता है 1। वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट। यहाँ पर देखिए फाइनाइट सेट हैविंग, एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। हमने एलिमेंट्स क्या पढ़ा था कि जो भी ऑब्जेक्ट्स किसी भी सेट में आएंगे उनको क्या बोलेंगे? उसके एलिमेंट्स। तो जिस भी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जिसका हमें पता नहीं होगा, काउंटलेस नंबर्स होंगे, जैसे ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं, तो वो कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स है, हमें नहीं पता ये कितने हैं, तो उसको भी क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की अगर हम बात करें, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 लाख, तो ये क्या होगा? फाइनाइट सेट, क्योंकि हमको पता है कि इसमें टोटल नंबर्स कैसे होंगे, 1 लाख से कम 99,999। ठीक है, यानी कि वहाँ पर हमको पता है कि इसमें डेफिनेट नंबर होगा एलिमेंट्स का, कुछ एक डेफिनेट चीज़ें ही होगी, उसके अलावा बहुत सारी बचती हैं। तो वो क्या होगा? एक फाइनाइट सेट। और बाकी ये जो दिख रहे हैं हमको सारे के सारे इनफाइनाइट सेट लिखे हैं। सिंगलटन सेट हैविंग ओनली एलिमेंट, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। एक ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो कौन सा है? एक ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है, सिर्फ 2 है, तो इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिंगलटन सेट। उसके बाद आ जाता है वॉइड सेट, नल सेट, या फिर कहीं एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, एम्प्टी मतलब खाली, तो वही चीज़ ऐसे की ऐसी यहाँ पर हम रखेंगे इसकी डेफिनेशन में। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट होते ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? वॉइड सेट या फिर कहीं एम्प्टी सेट। अब आप कहेंगे कि सर जब एलिमेंट ही नहीं है तो सेट कैसे हो गया? सेट की डेफिनेशन जब हमने की है तब उसमें हमने एम्प्टी या नॉन एम्प्टी का कोई केस नहीं किया। तब हमने सिर्फ ये कहा कि जो डेफिनेशन है उसकी डिफाइन जिस तरीके से किया है, जिस रूल से, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसके अंदर हमको ये पता होना चाहिए क्या आता है क्या नहीं आता। इस बारे में कोई कंडीशन नहीं है कि उसमें कुछ आएगा या नहीं, हमारे पास बस हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें कुछ आएगा या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, एक से कम नेचुरल नंबर्स का सेट।
अब यहाँ पर आपको ये बात देखनी है कि हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि एक से कम कुछ है भी या नहीं है, हमें इस चीज़ से कोई समस्या नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है क्या हम बता सकते हैं या फिर नहीं। हम बता तो सकते हैं कि एक से कम कोई नेचुरल नंबर नहीं होती, तो यही कंडीशन हमको देखनी है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड होती है स्टेटमेंट। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, अगर उसका कलेक्शन लेंगे तो हमको पता है इसमें कुछ नहीं आने वाला, इसको बोलेंगे हम खाली सेट। इसको डिनोट किया जाता है या तो खाली ब्रैकेट से, अगर आपको कोई भी करना हो, जैसे ए इज़ द सेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं वॉइड सिंबल से, ये होता है वॉइड सिंबल, ठीक है। वॉइड सिंबल स्पेशल एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए ये लिया जाता है, वॉइड सिंबल और या फिर खाली ब्रैकेट। ये ध्यान रखिएगा, ये फाई नहीं है, फाई नहीं है, ये वॉइड सिंबल अलग है, फाई अलग होता है, ठीक है। एक और कंडीशन चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई बार ये कर देते हैं आप, इससे भी आपको बचना है, ये गलत हो जाएगा आपका। या तो आप सिर्फ ब्रैकेट लीजिए या फिर सिर्फ वॉइड सिंबल लीजिए, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ नहीं कर सकते। और एक बात और, ये कैसे भी सेट हों, कैसे भी सेट हों, ये हमेशा ही यूनिक रहता है, एम्प्टी सेट हमेशा ही यूनिक रहता है, इसलिए इसके साथ आता है द एम्प्टी सेट। जब भी इसको लिखा जाता है तो क्या लिखा जाएगा, द एम्प्टी सेट, क्योंकि दिस इज ए यूनिक सेट, ये हमेशा ही एक यूनिक सेट होता है। इसके बाद बचता है हमारा रिप्रेजेंटेशन, कोई भी सेट है उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। सेट की रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, एक तो हमने किया है नोटेशन, नोटेशन मतलब उसको नाम वगैरह कैसे देंगे, उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे। दूसरा आता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि जो सेट आप बना रहे हो उसको किस किस तरीके से लिख सकते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कोई भी सेट है उसको रिप्रेजेंट आप कैसे करेंगे। तो इसके दो तरीके होते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के। पहला तरीका होता है टेबुलर फॉर्म या फिर कहें रोस्टर फॉर्म। दूसरा है, एक इस फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसी को बोल सकते हैं रूल मेथड फॉर्म। पहला है टेबुलर फॉर्म, यहां से आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और यहां से इसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि हम इसको समझ सकें। बाकी दोनों को तो वर्ड आपको अलग से ही दिख रहे होंगे। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर वर्ड कहां से आया है, टेबल से। टेबुलर वर्ड कहां से आया है, टेबल से। और यहां पर रूल मेथड, एक मेथड जिसमें रूल लिखा हो। सिंपल इस तरीके से हम रिलेट करवा के इसको समझ सकते हैं। टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटिंग ए सेट, एक सेट को रिप्रेजेंट करना एज इट्स जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, जो आप अब तक पढ़ के आए हो, यानी कि जो अब तक हमने पढ़ा है कि सेट को डिनोट कैसे किया जाता है, सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, उसको कॉमे से सेपरेट किया जाता है, उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबुलर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन एज टेबुलर फॉर्म। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, ये हो गया 1 2 3 4 5, इसी को बोलते हैं आपकी टेबुलर फॉर्म, यानी कि एक टेबल के हिसाब से आपने लिख दिया, इसको क्या बोलेंगे, सेट की टेबुलर फॉर्म। अब दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर कहें रूल मेथड फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या फिर कहें रूल मेथड फॉर्म, ये क्या है कि इसको मैं एक रूल के हिसाब से डिफाइन करता हूं। मैं सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने की सिरदर्दी सामने वाले पे छोड़ देता हूं, जो पढ़ता है। मैं क्या करता हूं, एक रूल डिफाइन कर देता हूं। देखिए कैसे, मैंने कह दिया कि इसमें x आएगा, x आएगा सच दैट, ये निशान होता है सच दैट का, इसकी जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हैं सीधी लाइन, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एंड x इज लेस देन 6,
x 6 से कम है। अब मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि इसमें 1 2 3 4 5 है, ये सामने वाला खुद ही समझेगा कि x अगर 6 से कम है और नेचुरल नंबर है तो इसमें क्या क्या आने वाला है। तो x में क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5 और x इज़ लेस देन 6, x इज़ नेचुरल नंबर, ये दोनों चीज़ें सेम होंगी। ठीक है, एक चीज़ हमारे बीच में रह गई कि जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, अगर 1 2 3 4 इसका एलिमेंट है तो हम क्या कहेंगे 1 बिलोंग टू ए, 1A से बिलोंग करता है, 1A का एलिमेंट है। इसी को दूसरे तरीके से क्या लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल है ये है बिलोंग्स टू का, ठीक है, सी लिख के और बीच से ऐसे काट लेंगे तो 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यहां से यहां तक आइए, कोई भी सेट आपको इस फॉर्म में दे दिया जाएगा, उसको यहां तक चेंज करना और वापस यहां से जाना। अगर सेट इस तरीके से दिया है तो एलिमेंट्स लिखो। जब आप यहां से यहां तक जाएंगे तो अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहां पर क्या लिख सकता था a इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई 1 इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि y एक नेचुरल नंबर है। ये भी चीज़ मैं इसको लिख सकता था, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। यानी कि जब आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप वापस जाएंगे तो उसमें आपको इस रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये थी आपकी रिप्रेजेंटेशन सेट की कि किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास ये है m such that m belongs to set of integers m square is less than equal to 10। ये हमने ले लिया कि m square is less than equal to 10 है और m एक इंटीजर है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखें पहले इस रूल के हिसाब से देखना आपको कि इस रूल के हिसाब से कौन से बनते हैं। m क्या एक इंटीजर है, यानी कि वैल्यूज क्या क्या होंगी 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 इस टाइप की वैल्यूज होंगी। उसके बाद m स्क्वायर भी 10 से कम या बराबर होना चाहिए। किस किस का स्क्वायर 10 से कम होता है 1 2 3 और 0, और इनके नेगेटिव तो कौन कौन से आ जाएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3। लेकिन अगर इसी को वापस उसी फॉर्म में लेके जाना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट -3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी कि जब मैं यहाँ से यहाँ तक आया तो तब मुझे इस कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ा था, लेकिन जब मैं यहाँ से किसी दूसरी फॉर्म में जाना चाहता था या फिर कहीं सेट बिल्डर फॉर्म में जाना चाहता था तो तब मैंने अपनी मर्जी से देख लिया क्या बनता है क्या नहीं। तो इस तरीके से आपको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र करने आने चाहिए कि सेट्स को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक हम कैसे लेके जा सकते हैं। इसके बाद टॉपिक बनता है आपके पास कार्डिनलिटी। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी का क्या मतलब होता है। कार्डिनलिटी किसी भी सेट की कार्डिनलिटी उसका मतलब क्या है। देखिए हम मान लेते हैं ए कोई सेट है, ये हमने कोई सेट मान लिया है। अब इस ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दैट इज नोन एज कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। कार्डिनलिटी ऑफ ए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन ऑफ ए से, किसके बराबर है 4 से। तो इसको क्या बोलेंगे, ए की कार्डिनलिटी कितनी है 4, यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं। और ये इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। हेयर 4 इज कार्डिनल नंबर। अब एक बात देखिए, इनफाइनाइट सेट है कोई भी, उसकी तो कार्डिनलिटी हम निकाल नहीं सकते। तो कार्डिनलिटी हमेशा किसकी होगी, फाइनाइट सेट की। कार्डिनलिटी हमेशा किसकी होगी, एक फाइनाइट सेट की। उसके बाद इंट्रोडक्टरी पार्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था सेट का कि सेट क्या हो सकते हैं, किस टाइप के बनते हैं। इसमें एक टॉपिक बचता है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंस सेट। इक्वल सेट्स एंड
इक्विवेलेंस सेट्स, दो सेट हैं उनको इक्वल कब कहेंगे और इक्विवेलेंस कब कहेंगे? ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ all elements of A and B are same। अगर जो एलिमेंट्स A में है वही B में है, सारे के सारे एज इट इज, तो उनको बोलेंगे इक्वल सेट कि उनका सब कुछ बराबर है। बराबर होने का मतलब जो एलिमेंट्स A में है वही B में है। इक्विवेलेंट C and D are said to be equivalence if n of C is equal to n of D। अगर दोनों की कार्डिनलिटी सेम है तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस। और अगर दोनों के एलिमेंट्स भी सेम हैं तो उनको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। फॉर एग्जाम्पल A मान लेता हूं मैं 1 2 3, B मान लेता हूं 2 4 6 और C मान लेता हूं 3 2 1। यहां पर A और C ये दोनों सेट बराबर हैं। ऑर्डर में बदलाव करने से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 2 3 लिखा है 3 2 1 लिख दोगे, कोई समस्या नहीं है। A और C बराबर हैं लेकिन A और B इक्विवेलेंस है क्योंकि इनके सिर्फ कार्डिनलिटी सेम है, एलिमेंट्स सेम नहीं है। दूसरा, इसमें सेट में आप कोई भी एलिमेंट रिपीट करोगे उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसको एक बार ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पास इंट्रोडक्टरी पार्ट सेट्स थ्योरी का 11th क्लास का। इसके बाद आपके पास शुरू हो जाते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आप इस चीज़ को पढ़िए अच्छे से और अगर आपके डाउट्स आते हैं तो वो आप बताइएगा। क्वेश्चंस जो है वो आप खुद ही ट्राई करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आप वो कमेंट में लिख सकते हैं, उसके बाद आपको उनका सोल्यूशन मिलेगा।